हेलो लिसनर, मैं आपकी राइटर अनि उर्फ अनामिका उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। कहानी को लेकर अपनी राय आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑडियो में किसी तरह की परेशानी हो तो एमआफ करिएगा, ये मेरी नहीं एआई आवाज है। चैप्टर 41 माई स्पाई वाइफ। अनामिका ने जैसे ही ये शर्त रखी कि वो इस केस को तब भी टेक ओवर करेगी जब सारे ऑफिसर इस बात पर अग्री होंगे कि उसे इस केस के रिगार्डिंग जब भी इंफॉर्मेशन जिस भी सेक्टर से चाहिए होंगी, उस सेक्टर के हेड वो इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करवाएंगे और वो इंफॉर्मेशन पूरे डिटेल्स के साथ होने चाहिए। अनामिका की इस बात को सुनते ही मीटिंग रूम में मौजूदा हर इंसान दंग रह गया। वो सब लोग हैरान हो गए। पूरे मीटिंग घूमने एक अलग सी ही हलचल सी मच गई। ऑफिसर शिनॉय ने कहा, दैट इज नॉट पॉसिबल डीजीपी सिंह। हाँ, वैसे एक टीम को इतनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन कैसे शेयर कर सकते हैं, और आप अच्छी तरह से जानती है किसी भी सेक्टर के ऑफिसर के पास हर एक सेक्टर की इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। यह इंडियन नेशनल डिफेंस के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इनमें से एक इंफॉर्मेशन भी अगर बाहर आई या किसी के हाथ लग गई तो वो नेशनल डिफेंस को एक भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आप ऐसी कोई शर्त रख भी कैसे सकती हैं? अनामिका ने कहा, मैं नेशनल डिफेंस के हर रूल, हर प्रोटोकॉल्स अच्छी तरह से वाकिफ हूं ऑफिसर शिनॉय। मैं अच्छी तरह से जानती हूं मैं क्या कह रही हूं, और मेरी ये शर्त बिल्कुल भी गलत नहीं है इस केस को सॉल्व करने के लिए। और जो कुछ भी मैस क्रिएट हुआ है उसे क्लियर करने के लिए ये होना बहुत जरूरी है। और अगर ये जरूरी नहीं होता तो मैं ये शर्त रखती ही नहीं। और अगर आप बिना शर्त के केस को सॉल्व कर सकते हैं तो बेशक करिए। मैं खुशी खुशी संयुक्त को आपको हैंड ओवर करने के लिए तैयार हूं। आपको ही क्यों? अब अनामिका ने पूरे मीटिंग रूम में अपनी नजरें दोहराईं और कहा, आप में से कोई भी ऑफिसर जिससे यह लगता हो कि मेरी शर्त गलत है तो ठीक है, मैं उसके हाथों में संयुक्त को हैंड ओवर करती हूँ और वो इस केस को टेक ओवर करे और जो कुछ भी बिगड़ा है उसे ठीक करें। अनामिका ने अपनी बात खत्म की और पूरी मीटिंग रूम में एक सन्नाटा सा पसर गया। सभी लोग सोच में पड़ गए कि अनामिका की बात माननी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं थी। किसी भी ऑफिसर के हाथों में हर एक सेक्टर की इंफॉर्मेशन होना, और जब भी वो ऑफिसर जिसे भी सेक्टर की इंफॉर्मेशन को पाना चाहे वो पा सकता है। गलती से भी उनमें से एक इंफॉर्मेशन भी बाहर लीक हो जाए तो ये नेशनल डिफेंस के लिए काफी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और यही कारण था कि सब इस बात पर अग्री होने के लिए हिचकिचा रहे थे। तो वहीं ऑफिसर शिनॉय ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऑफिसर्स अनामिका के साथ अग्री करें, क्योंकि बात सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी ही नहीं जुड़ी थी। अगर किसी भी ऑफिसर के पास इतनी इंफॉर्मेशन हो तो उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। इसे एक और तरीके से भी देखा जाता है कि जिस ऑफिसर के पास जितनी ज्यादा रिसोर्सेज हो, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। और ऐसा करने के बाद अनामिका ऑफिसर शिनॉय के मुकाबले कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। अनामिका अब भी ऑफिसर शिनॉय से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। भले ही वो ऑफिसर शिनॉय की जूनियर थी, मगर वो ऑफिसर शिनॉय से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल थी। और एक बार ऑफिसर्स अनामिका के साथ अग्री हो जाए तो वह और भी ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल हो जाएगी। इसीलिए ऑफिसर्स शिनॉय ने कहा, सॉरी डीजीपी सिंह, बट ये पॉसिबल नहीं है। एक ऐसी टीम जिस पर भरोसा तक नहीं किया जा सकता, उसे इतनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की अथॉरिटी नहीं दी जा सकती। ऑफिसर शिनॉय बार बार अनामिका को डीजीपी सिंह कहकर अनामिका को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे। वो अनामिका को याद दिलाना चाह रहे थे कि अब उनके नाम के साथ कोई और नाम भी जुड़ चुका है। वो चाह रहे थे कि अनामिका अपनी गुस्से में कोई गलती करे। मगर ऑफिसर शिनॉय की बात सुनने के बाद अनामिका के होठों के कोर हल्के से ऊपर की और उठ गए और उसने एक मजबूत आवाज में कहा, ओके ऑफिसर्स, शिनॉय, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देती हूँ। कहते हुए अनामिका ने एक नजर वहां मौजूद हर एक सीनियर ऑफिसर्स पर डाली और अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि मैं आपसे लूंगी वो आप सब संयुक्त की हेड को नहीं बल्कि डीजीपी अनामिका सिंह शेखावत को हैंड ओवर करेंगे। बट इसके साथ मेरी ये कंडीशन होगी
कि वो डिटेल्स किन किन ऑफिसर्स के हाथ से होकर गुजरी है, उन सब की डिटेल भी मुझे चाहिए होगी। और फ्यूचर में कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि मुझे हैंड ओवर की गई है, उनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन लीक होती है तो उसकी पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी। अनामिका की इस एक स्टेटमेंट ने वहां मौजूद हर एक को और भी ज्यादा हैरान किया। यहां तक कि रॉय सर और एनएसए भी इस बात को सुनकर हैरान हो गए। एनएसए ने अपना कोट सूट ठीक किया और अपनी पोजीशन को हल्का सा बदलते हुए खुद को उस चेयर पर एडजस्ट किया और कहा, डीजीपी शेखावत, आई थिंक हमें आपकी इस बात पर सोचने की जरूरत होगी। मैं चाहूंगा कि आप हमें थोड़ा वक्त दें ताकि हम इस सब पर डिस्कस कर सके, क्योंकि जो कंडीशन आपने रखी है वो कोई मामूली बात नहीं है और ये आप भी अच्छी तरह समझते हैं। प्लीज वेट। अनामिका ने सहमति में सिर हिलाया और मीटिंग रूम से बाहर की ओर बरच गई। शाद और राहिल भी उसके साथ अपनी चेयर से उठने लगे तो आंखों के इशारे से अनामिका ने उन दोनों को वहीं बैठे रहने को कहा। क्या है अनामिका का प्लान? क्या अनामिका का ये स्टेटमेंट सही है? अनामिका का ये स्टेटमेंट उसके लिए खड़ी करेगा कोई मुसीबत? क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा पाएगी अनामिका? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए माई स्पाई वाइफ, चैप्टर 42, माई स्पाई वाइफ। अनामिका मीटिंग रूम से बाहर चली गई और अब उसे इंतजार था तो बस रिजल्ट के बाहर निकलने का। मीटिंग रूम से बाहर आते हुए अनामिका ने शाद और राहिल दोनों को वहीं रहने का इशारा कर दिया था। मीटिंग रूम के अंदर ऑफिसर शिनॉय के साथ कुछ और ऑफिसर्स भी थे जो ये नहीं चाहते थे कि अनामिका को इस तरह की कोई और अथॉरिटी मिले। कारण साफ था कि ये सिर्फ अनामिका की ताकत को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसका काफी बड़ा खतरा नेशनल डिफेंस पर भी हो सकता है। गलत इससे भी कोई इंफॉर्मेशन अगर लीक कर जाए तो ये काफी नुकसानदेह हो सकता है। ऑफिसर शिनॉय रॉ में डेप्यूटी सेक्रेटरी थे और वो अपनी पोजीशंस का पूरा फायदा उठाते हुए अनामिका को किसी भी तरह से ये अथॉरिटी मिलने देना नहीं चाहते थे। ऑफिसर शिनॉय ने कहा, रिस्पेक्टेड सर, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि डीजीपी शेखावत इस तरह की चीज के लिए अब केपेबल है और इतने सेंसिटिव मैटर को अब संभाल भी सकती है। और ऐसा सिर्फ मुझे ही नहीं लगता, बल्कि और भी ऑफिसर्स को लगता है और उन्होंने अपनी इस सोच को दर्शाया है यहां इस मीटिंग में ना आकर। कुछ लोग ऑफिसर शिनॉय उनकी बात समझ रहे थे, मगर कुछ ऑफिसर्स अब भी उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। अपनी बात को साफ करते हुए ऑफिसर शिनॉय ने कहा, स्पेशल डायरेक्टर सिया सेन, एयर मार्शल अलीना स्मिथ, वाइस एडमिरल जावेदा अली खान, मेजर जनरल शिवा सिंह, आप सभी ऑफिसर्स जो भी उन सबके साथ कभी ना कभी काम कर चुके हैं या जिन्होंने भी उनका काम देखा है, वह कितने अच्छे हैं, ये कौन है और इनकी रेपुटेशन कितनी अच्छी है और ये कितने केपेबल है। इनफैक्ट उनके सीनियर्स तक इनकी बात को रिस्पेक्ट देते हैं। अगर उन्हें डीजीपी शेखावत की कैपेबिलिटीज पर भरोसा होता, वो जरूर इस मीटिंग का हिस्सा बनते। उनका यहां ना होना इस बात को साबित करता है कि डीजीपी शेखावत इस केस के लिए कैपेबल नहीं है। ऑफिसर शिनॉय की पूरी बात सुनने के बाद शाद, राहिल और यहां तक कि रॉय सर भी परेशान हो गए, क्योंकि ऑफिसर शिनॉय ने जिन ऑफिसर्स का नाम लिया था वो सभी अपने अपने फील्ड के जाने माने ऑफिसर्स थे। यहां तक कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी क्लियर था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह थी कि उन सबके काम करने का तरीका अपना अलग ही था। उन ऑफिसर्स को कभी कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता था, बल्कि वो खुद सामने से किसी और से कांटेक्ट किया करते थे। उन ऑफिसर्स की रेपुटेशन इतनी अच्छी थी कि उनके सीनियर्स भी उनकी बात को अच्छा खासा तवज्जो दिया करते थे। अनामिका की तरफ से शाद ने स्टैंड लेते हुए कहा, ऑफिसर शिनॉय, अगर आपने इन ऑफिसर्स का नाम लिया ही है तो मैं आपको याद दिला दूं, इन सभी ऑफिसर्स के काम करने का अपना अलग तरीका है। कोई भी इनसे सामने से कांटेक्ट नहीं कर सकता। और जहां तक बात रही उनके इस मीटिंग में ना आने की, तो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कि इन सभी ऑफिसर्स ने कितनी ऑफिशियल्स मीटिंग अटेंड की होगी। अपने करियर में ये कभी किसी ऑफिशियल मीटिंग का हिस्सा नहीं बनते। अगर ये किसी मीटिंग का हिस्सा बनते हैं तो वो भी अपनी मर्जी से, ना कि किसी के कहने पर। अपनी बात को कहते हुए शाद ने एक नजर पूरे मीटिंग रूम में दौड़ाई और फिर अपनी नजरें ऑफिसर शिनॉय पर टिकाते हुए आगे कहा,
मुझे लगता है आप सभी को डीजीपी शेखावत की क्षमताओं का पूरा पता होना चाहिए और मेरा मानना है कि आप उन्हें यहाँ यहाँ बुलाए और खुद उनके मुंह से ही उनके अचीवमेंट जान लें। और बात रही उन ऑफिसर्स की जिनका नाम अभी अभी ऑफिसर शिनॉय ने लिया, तो उनके साथ अनामिका कैसे डील करने वाली है, इस बारे में आप उनसे ही पूछ ले। मैं चाहूंगा ऑफिसर शिनॉय की आप डीजीपी शेखावत के सामने अपनी बात रखे। शाद ने अपनी बात खत्म की और अपनी चेयर पर टिक के बैठ गए। रॉय सर ने भी शाद की बात पर अपनी सहमति जताई। मगर अभी इस बहस का अंत हुआ नहीं था। सभी ऑफिसर्स ने अपने अपने तर्क रखे, पर वो किसी भी डिसीजन पर पहुंच नहीं पाए थे। ये मीटिंग लगभग आधे घंटे तक चलती ही रही। आधे घंटे के बाद अनामिका को वापस मीटिंग रूम में बुलाया गया। अनामिका जैसे ही मीटिंग रूम के अंदर आई, वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। एनएसए ने मीटिंग में हुई बातों को पॉइंट टू पॉइंट अनामिका के सामने रखते हुए उससे कहा, डीजीपी शेखावत, आपने अपनी बात हम लोगों के सामने रखी, जिसमें काफी कुछ सही भी था। बट इस मीटिंग में ऑफिसर शिनॉय ने भी कुछ बातों को हमारे सामने रखा और उनकी बात भी अपनी जगह सही है। आपका कुछ वक्त पहले ही एक्सीडेंट हुआ था और आप अभी अभी अपनी इंजरी से रिकवर हुई है। दूसरा, कि कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है, और इतना तो आप भी जानती होंगी उन ऑफिसर्स की नेशनल डिफेंस में क्या पोजीशन है। हम लोग मान भी जाए कि आपके साथ उन इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा जो आप चाहती हैं, बट वो ऑफिसर्स वो किसी के साथ यूं ही कॉर्पोरेट नहीं करते। आप उन्हें कैसे एग्री करवाएंगी? अनामिका बहुत ही शांति से और ध्यान से एनएसए की बात को सुन रही थी। कई सवाल खड़े हुए थे अनामिका के काबिलियत पर उन ऑफिसर्स की वजह से जो कि इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने। कैसे अनामिका इस मीटिंग को अपने फेवर में करेगी? ऑफिसर्स के ना आने की वजह से क्या होगा इस मीटिंग का आखिरी फैसला? क्या ऑफिसर शिनॉय अनामिका को मात देने में कामयाब हो जाएंगे? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए माई स्पाई वाइफ, चैप्टर 43, माई स्पाई वाइफ। अनामिका बहुत ही शांति से और ध्यान से एनएसए की बात को सुन रही थी। कई सवाल खड़े हुए थे अनामिका के काबिलियत पर उन ऑफिसर्स की वजह से जो कि इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने। अनामिका ने बहुत ही शांति से मगर एक तटस्थ आवाज में कहा, मैंने आपकी बात को पूरा सुना और समझा भी। बात रही मेरी स्किल्स, मेरी कैपेबिलिटी, मेरी काबिलियत की। Then let me tell you all this for your information. But I am trained by Para SF, NSG and Marcos. I am highly trained and skilled officer. मेरी ब्रेन स्किल्स आपने इस मीटिंग में देख ली और मेरी अचीवमेंट्स आप मेरी फाइल से देख सकते हैं। और ये इतना सब कुछ मैंने सिर्फ अपने 7 साल के करियर में ही अचीव किया है। मैं महज 19 साल की थी जब मैं नेशनल डिफेंस का हिस्सा बनी थी, और अब मैं 7 सालों में एक पावरफुल नाम हूं नेशनल डिफेंस का। अपनी बात को कहने के बाद अनामिका कुछ पल खामोश हुई, फिर एक अश्योरेंस के साथ कहा, बात रही उन ऑफिसर्स की जो कि इस मीटिंग का हिस्सा आज नहीं बने हैं, तो उनके साथ काम करने वाले, या यूं कहूं कि उनके सीनियर से ही मैं पूछ लेती हूं कि वो खुद उन ऑफिसर्स से कितनी बार मिल चुके हैं। आई होप वो उंगलियों पर गिनकर बता सकते हैं कि वो उन ऑफिसर्स से कितनी बार मिले हैं। और बात नहीं कि मैं उनके साथ कैसे डील करूंगी, तो मुझे उनसे डील करने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें जब महसूस होगा कि मुझे उनकी मदद की जरूरत है, वो खुद सामने से मेरी मदद करेंगे। मुझे उनसे मदद मांगने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि भले ही वो कभी किसी के सामने नहीं आते और खामोशी में काम करते हैं, मगर उन सभी ऑफिसर्स की नजर हर वक्त हर जगह होती है। इसीलिए तो उनके सीनियर्स भी उनकी बात को इतनी अहमियत देते हैं। अपनी बात को कहते हुए अनामिका ने एक नजर मीटिंग रूम में बैठे सारे ऑफिसर्स की तरफ की ओर आखिरी में कहा, मे आई राइट सर? मीटिंग में सभी लोग अनामिका की बात से सहमत थे, क्योंकि भले ही वो ऑफिसर्स बहुत कम ही सामने आया करते थे, मगर वह अपनी काम को बहुत बखूबी किया करते थे। वो जल्दी किसी से मिलते नहीं थे, मगर उनका काम था जो हर जगह उनकी छाप छोड़ जाता था, उनके होने के बारे में बता दिया करता था। सभी ऑफिसर्स अनामिका की बात से सहमत हुए और एनएसए ने कहा, ठीक है डीजीपी शेखावत, आपको वो सारी इंफॉर्मेशन वक्त वक्त पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी जो भी आप मांगेंगी, मगर इंफॉर्मेशन की पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी।
उनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हुई और नेशनल डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी को इससे जरा सा भी नुकसान हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, इससे आपके करियर को भी काफी बड़ा खतरा हो सकता है। और मुझे यह बात आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अनामिका की आंखों में भी एक सीरियसनेस थी, मगर वो मन ही मन काफी खुश थी। मगर ये खुशी उसके चेहरे पर नहीं थी। अपने सीरियस फेस के साथ ही अनामिका ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। इसी के साथ मीटिंग खत्म हुई और तभी ऑफिसर्स अनामिका को अप्रिशिएट करते हुए वहां से चले गए। मगर ऑफिसर शिनॉय के आंखों में एक नाराजगी थी। वो इस फैसले से खुश नहीं थे। एक तिलमिलाहट सी उनके अंदर थी। मीटिंग रूम से निकलते हुए उन्होंने अनामिका से कहा, तुम्हें जीतने तो नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे हाथों मुंह की खानी ही पड़ेगी। अनामिका सिंह शेखावत। अनामिका शांति रही। उसने अपने दोनों हाथ अपने पैंट की पॉकेट में डाल दिया। नजरें मिलाते उसने ऑफिसर शिनॉय से कहा, आप कोशिश कर सकते हैं ऑफिसर शिनॉय, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुझे मात देने की कोशिश में कुछ ऐसा मत कर बैठिएगा कि आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। कहकर अनामिका कुछ पल चुप हुई और कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने आगे कहा, आपको अपनी हदें पता होनी चाहिए ऑफिसर शिनॉय। वैसे आपको भले ही मुझे मात देने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मगर मुझे आपको मात देने के लिए सिर्फ इतना करना है कि मुझे अपने प्रमोशन को एक्सेप्ट करना है, जो मैंने पिछले 2 साल में नहीं किया। आप चाहे तो मैं ये कर सकती हूँ। उसके बाद में जॉइंट सेक्रेटरी ऑन ऑफ डिफेंस बन जाऊंगी। आप बोले तो करके दिखाओ। कहते हुए अनामिका के होठों पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट थी। अपनी बात को खत्म करते ही अनामिका वहां नहीं रुकी और वहां से निकल गई। अनामिका रॉ हेड ऑफिस से बाहर निकली और सीधे कार की ओर पहुंच गई। वो पैसेंजर सीट पर बैठी और कार की हेड सीट से जाकर अपना सिर टिका लिया। इस वक्त उसका चेहरा काफी परेशान था और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई खुशी नहीं थी, जो उस वक्त ऑफिसर शिनॉय के सामने थी। अनामिका तो उस वक्त भी खुश नहीं थी। वो तो बस दिखावटी खुश होने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी किसी भी ओपोनेंट के सामने बिल्कुल भी कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। शाद ने अनामिका की तरफ देखा। उनकी नजरों से भी अनामिका की परेशानी छुप नहीं पाई। शाद ने अनामिका से सवाल करते हुए कहा, क्या बात है, परेशान क्यों हो? अनामिका ने अपनी आंखें खोली और शाद को जवाब दिया, परेशान होने की वजह है खान भाई। मैंने स्टेटमेंट तो दे दिया, मगर जो जिम्मेदारी ली है वो मामूली नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। शाद ने अनामिका से कहा, प्लान क्या है? अनामिका क्या सोच रही हो? अनामिका काफी ज्यादा परेशान थी और शाद को उसकी परेशानी दिख भी रही थी, मगर वह अच्छी तरह जानते थे कि अनामिका कभी भी अपने दिल की बात नहीं कहेगी। उससे कुछ भी पूछने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने काम के बारे में ही सवाल किया। अनामिका ने अपनी आंखें सिकोरी और शाद को घूरते हुए कहा, खान भाई, मैं आपको जिन नजर आ रही हूं या मेरे पास आपको कोई चिराग नजर आता है? अनामिका की आवाज में उसकी चिढ़ साफ महसूस हो रही थी। अनामिका को शांत करते हुए शाद ने कहा, अब क्या हुआ? तुम साफ साफ जवाब नहीं दे सकती। अनामिका ने कहा, खान भाई, सीरियसली, अब तक मैंने पूरे केस को स्टडी तक नहीं किया और आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे पास कोई प्लान रेडी हो? क्यों? अनामिका कह रही है शाद को, खान भाई, क्या है अनामिका की परेशानी की वजह? अपनी इस हार का बदला कैसे लेंगे ऑफिसर शिनॉय? अनामिका से, कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पाहिए माई स्पाई वाइफ, चैप्टर 44, माई स्पाई वाइफ। कार में बैठते ही शाद ने अनामिका से उसके प्लान के बारे में पूछा। शाद का सवाल सुनते ही अनामिका शाद के ऊपर झुंझला गई। उसका कहना भी सही था। अभी अभी तो उसने केस टेक ओवर ही किया है। उसने पूरी केस स्टडी अब तक की भी नहीं थी। ऐसे में वो कोई प्लान कैसे रेडी कर सकती है? शाद शांत थे और उनके होठों पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कुराहट थी। शाद को मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी, और ये खुशी उन्हें होती भी क्यों ना, एक लंबे वक्त के बाद शाद ने अनामिका के मुंह से खान भाई सुना था। एक तो पहले अनामिका का एक्सीडेंट, उसके बाद उसके ठीक होते ही इतना सब कुछ हो जाना, जिस वजह से अनामिका ने तो जैसे उन दोनों के बीच का रिश्ता ही भुला लिया था। वो शाद को हमेशा अब उनके नाम या पोजीशन से एड्रेस करने लगी थी।
ये बात कहीं ना कहीं शाद को खलती भी थी, मगर शाद उनसे कुछ भी कहते नहीं थे। शाद अनामिका के मन को भी समझते थे। बात को खत्म करने की सोच से शाद ने अनामिका से कहा, अच्छा ठीक है, नहीं पूछता मैं, कोई सवाल नहीं करूंगा। अब घर चले। मैंने तो ये सवाल बस इसीलिए कर दिया था क्योंकि तुमने अचानक से इतनी बड़ी कंडीशन सबके सामने रख दी थी। तो मैंने सोचा कि जरूर कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में होगा ही, जिसकी वजह से तुमने इतनी बड़ी कंडीशन हायर ऑफिसर्स के सामने रखने की हिम्मत की। शाद की बात का जवाब देते हुए अनामिका ने कहा, दरअसल खान भाई, अब तक मैंने जो भी एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग मैं इसी कंक्लूजन पर पहुंच पाई हूं कि हमें अलग अलग सेक्टर के इंफॉर्मेशन की खासा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये किसी एक का क्या हुआ काम नहीं हो सकता। इनफैक्ट मेरे सामने कुछ और भी पॉइंट्स खोले हैं जिन पर कभी आप लोगों का शायद ध्यान ना गया हो, और मैंने उन सबको इस मीटिंग में हाईलाइट्स इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे हमारे नेशनल डिफेंस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। इनफैक्ट संयुक्त के लिए भी। इस वजह से मैंने इस चीज को अभी अपने तक ही सीमित रखा। मैं जल्दी ही सारे एनालिसिस इसके बाद आप लोगों को भी इन सब के बारे में ब्रीफिंग दे दूंगी, जिससे आप लोगों को भी काम करने में आसानी होगी। शाद ने सर हिलाकर अपनी सहमति जताई, मगर उनके माथे पर अब भी परेशानी की लकीरें थीं। अनामिका ने इस बात को नोटिस तो कर लिया, मगर शाद से कोई सवाल नहीं किया। कुछ पल कार में खामोशी ही रही। उस खामोशी को तोड़ते हुए शाद ने कहा, वो सब तो ठीक है अनामिका, मगर जो ऑफिसर्स आज मीटिंग में नहीं आया है उनका क्या करे? ऑफिसर शिनॉय को तो भले ही तुमने चुप करवा दिया, मगर उनका पॉइंट भी कुछ गलत नहीं था। जो ऑफिसर्स इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने, बट वो सिर्फ इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल ही नहीं, सीक्रेटिव वे है। उनसे अपने काम की इंफॉर्मेशन हम निकलवाएंगे कैसे? उन्हें ये इस बात पर अग्री कैसे करवाएंगे? अनामिका अपने आप में जैसी कुछ सोच रही थी, मगर शाद की इस बात की वजह से उसका ध्यान टूटा और अनामिका ने शाद की तरफ देखा। उसने शाद से नजरें चुराईं और जवाब देते हुए कहा, उन सब के बारे में हम में से किसी को भी सोचने की जरूरत नहीं है। वो जीतने, पावरफुल, इन्फ्लेशन और सीक्रेटिव है। अपने काम के प्रति उतने ही डेडिकेटेड, जैसा कि मैंने मीटिंग में भी कहा। हमें बस अपनी बात उन तक पहुंचानी है, और वो कैसे करना है वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो हमारे काम की इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचा देंगे, बिना हमें भनक लगे। इन सब कुछ की टेंशन आप मत लीजिए। अनामिका ने सीधे सीधे शाद की बात का जवाब नहीं दिया। उसने बात को घुमा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे अनामिका इस बात को टालने की कोशिश कर रही हो, वो कुछ छिपा रही हो। शाद को कुछ अजीब लगा, मगर फिर उन्होंने अनामिका से और कुछ नहीं कहा, क्योंकि अनामिका अक्सर ही ऐसा किया करती थीं। कार में एक बार फिर से खामोशी आ गई, पर कुछ ही देर बाद ये खामोशी फिर से टूटी। मगर इस बार इस खामोशी को तोड़ने वाले शाद नहीं, अनामिका थी। अनामिका ने शाद से कहा, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। काफी लंबा वक्त हो चुका है। मुझे याद आई है। अरे अब उनकी खान भाई, मेरे जाने की अरेंजमेंट कर दीजिए, इससे पहले कि मैं इस केस में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाऊं। मैं हिमाय सबसे मिलना चाहते हैं। एंड कल की एक मीटिंग मेरी रॉय सर के साथ भी फिक्स कर दीजिएगा। रजत के मामले में मुझे उनसे बात करनी है। मैं रजत का केस टेक ओवर नहीं करना चाहती है, और मुझे इस बारे में रॉय सर से बात करनी है। शाद ने कुछ नहीं कहा और हमें सर हिला दिया। उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या कहना चाहिए, क्योंकि अनामिका की बात भी यहाँ पर गलत नहीं थी। वो एक अनचाहे रिश्ते में जुड़ चुकी थी, और अब उससे कहा जा रहा था कि वो उसे इंसान के साथ और वक्त बिताएं। वो ऐसा क्यों करें? मगर रॉय सर की बात भी गलत नहीं थे। ये उन लोगों का काम था, और रजत को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इस वक्त बहुत ज्यादा ही जरूरी था। कुछ ही देर में वो दोनों सिंह विला पहुंच गए। शाद ने कुछ दूरी पर ही कार रोक दी और अनामिका विला की और बेरज गई। घर आते ही अनामिका सीधे अपने कमरे की ओर बरहक गई, मगर तभी उसे पीछे से नीति की आवाज आई। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसके कदम रुक गए। उसने मुड़कर नीति की तरफ देखा। नीति ने कहा, भाभी देखिए, मुझे आपसे बात करनी है। अनामिका ने गहरी सांस ली और नीति के पास आए। नीति ने उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया और कहा, भाभी, क्या कल आपके पास टाइम होगा? मैं आपके साथ कल शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ, प्लीज।
नीति ने हल्के बचकाने आवाज में बहुत ही प्यार से अनामिका से अपनी बात कही। मगर इस वक्त अनामिका के दिमाग में कल रॉय सर से होने वाली मीटिंग के बारे में चल रहा था। क्या होगा अनामिका का जवाब? क्या अनामिका नीति की बात मानेगी, या फिर अनामिका के इनकार से नीति का दिल टूटेगा? क्या अनामिका रॉय सर को अपनी बात के लिए कन्विंस कर पाएगी? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए माई स्पाई वाइफ, चैप्टर 45, माई स्पाई वाइफ। निधि अनामिका से बात कर रही थी, मगर अनामिका अपने ही ख्यालों में था। उसका पूरा ध्यान कल की होने वाली मीटिंग पर था। अनामिका का पूरा ध्यान रॉय सर की कही हुई बात पर ही था। जाकर भी अनामिका कुछ और नहीं सोच पा रही थी। कुछ देर तक जब अनामिका ने नीति की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो निति ने अनामिका का हाथ पकड़ के हिलाया। तो अनामिका का ध्यान टूटा? उसने नीति से कहा। नहीं नीति, मुझे कल एक मीटिंग अटेंड करनी है। मैं कल तो तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगी। हम ये फिर कभी प्लान कर लेंगे। निधि का मुंह छोटा सा हो गया, मगर वो अनामिका से और कुछ भी अब कह नहीं सकती थी। अनामिका ने उसे साफ ही मना कर दिया था, पर निति उसे मनाना चाहती थी, और अब नीति इसी बारे में सोच रही थी। शायद बात अनामिका भी समझ रही थी, इसलिए अनामिका ने वहां और ज्यादा रुकने की जहमत नहीं उठाई और चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। दरवाजे पर खड़े रजत और अनिरुद्ध दोनों ही ये सब कुछ देख रहे थे। रजत तो शांत था, मगर अनिरुद्ध कुछ अजीब नजरों से अनामिका को देख रहा था। उसने जाती हुई अनामिका को देखा और रजत के साथ घर के अंदर आ गया। घर के अंदर आते ही रजत सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गया, मगर अनिरुद्ध वही हॉल में नीति के साथ सोफे पर ही बैठ गया। अनामिका के इनकार की वजह से नीति का चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ था। अनिरुद्ध ने उसे चीयर अप किया। वही कमरे में पहुंचते ही रजत ने अपना बैग सोफे पर रखा और फ्रेश होने के लिए चला गया। ये गलती थी या रजत ने जानबूझकर ये किया, ये कहना मुश्किल था, मगर रजत सीधे वॉशरूम की तरफ पराग गया। वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। वो सीधा अंदर चला गया। जब रजत वॉशरूम के अंदर गया तो उसने देखा कि अनामिका वॉशरूम के अंदर थी और उसने अपना शर्ट रिमूव कर रखा था। वो इस वक्त जीन्स और अपने स्पोर्ट्स ब्रा में रजत के सामने खड़ी थी। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुन अनामिका मुड़ी तो अपने सामने रजत को देख वो हैरान रह गई। उसने फौरन पास में रखे अपनी शर्ट को उठाया और उसे पहनते हुए रजत पर चिल्लाते हुए कहा, ये कैसे हरकत है? तुम्हारा तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। बिना सोचे समझे तुम क्या सोचकर वॉशिंग के अंदर आ गए? अभी यहां से बाहर निकलो। अनामिका की आवाज काफी तेज हो रही थी। रजत फौरन ही आगे बढ़ा और रजत का एक हाथ अनामिका की कमर में और उसका दूसरा हाथ अनामिका की मुंह पर था। उसने अनामिका के मुंह को बंद करके कहा, शशश, इस तरह चिल्ला क्यों रही है? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये रूम भी मेरा है और ये वॉशरूम भी। एंड यू नो वॉट? अपनी बात को आगे जारी रखते हुए, अपनी आवाज को और भी ज्यादा धीमा और सिडक्टिव करते हुए रजत ने आगे कहा, आप भी मेरी हैं, मिसेस अनामिका रजत प्रताप सिंह। अपनी बात को खत्म कर रजत धीरे से अनामिका के करीब आया और अपना हाथ अनामिका के मुंह से हटा दिया। अनामिका गुस्से भरी अपनी नीली आंखों से रजत को घूर रही थी। अनामिका का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, मगर रजत तो अपने ही ख्यालों में था। उसने अनामिका के गुस्से को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। रजत की आंखें तो बस अनामिका के हल्के गुलाबी होंठों पर थीं और वो उसकी ओर बढ़ रहा था। मगर इससे पहले कि रजत अनामिका के करीब जा पाता, किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। उस आवाज की वजह से वो दोनों ही अपने होश में आए और अनामिका ने रजत को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। रजत को उस इंसान पर बहुत ही खींच मच रही थी जिसने उसे इतने अच्छे मूवमेंट पर डिस्टर्ब किया था। रजत वॉशरूम से बाहर आया और दरवाजा खोला। वहां एक सर्वेंट खड़ा था। वो रजत और अनामिका को खाने के लिए बुलाने आया था। रजत ने भी हाँ मी भरी और उस सर्वेंट को वहां से जाने को कहा। सर्वेंट के जाते ही रजत ने दोबारा दरवाजा बंद कर दिया और वह जैसे ही मुड़ा, उसके सामने ही अनामिका हाथ बंधे खड़ी थी। अनामिका वैसे भी गुस्से से तमतमाई हुई थी। उसे अपना गुस्सा रजत पर निकलना था, मगर उसके साथ
किसी लंबी बहस में भी नहीं पादना था। इसीलिए अनामिका ने टेक्निकल चीजों का सहारा लेने का सोचा। रजत को घूरते हुए अनामिका ने कहा, तो क्या कह रहे थे तुम? अंदर मैसेज, अनामिका, रजत प्रताप सिंह राइट। अपने हर एक शब्द को कहते हुए अनामिका अपने दांत किटकिटा रही थी। अनामिका ने आगे कहा, अगर शब्दों की जानकारी ना हो रजत तो उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुमने मुझे अपनी मिसेस कहा, इसका मतलब है मिस्ट्रेस। आर यू ट्राइंग टू सेइंग अनामिका सिंह शेखावत रजत प्रताप सिंह की मिस्ट्रेस है? अनामिका की बात पर रजत गुस्से से खिल गया। उसने अनामिका को उंगली दिखाते हुए कहा, डोंट यू डेयर अनामिका, खबरदार अगर आपने अपने लिए इस तरह की घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। अनामिका के ऊपर तो मनु किसी बात का कोई असर ही नहीं पड़ा। उसने उसी तरह से रजत से नजरें मिलते हुए कहा, ये मैं नहीं कह रही हूं रजत, ये तुम कह रहे हो। और अगर विश्वास नहीं होता तो इस बारे में चेक कर सकते हो। वेस्टर्न कल्चर में शादियां नहीं होती थीं और वह कई सारे रिलेशंस रखते थे, जिसके लिए वह अपने साथ रहने वाले लोगों के लिए मिसेस शब्द का यूज करते। इसका असली मतलब मिस्ट्रेस होता है, मगर वक्त के साथ साथ लोगों ने इसके मायने बदल दिए गए और इंडियन कल्चर में इसे पत्नी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मगर इसका असली मतलब मिस्ट्रेस ही है, पता लगा लो। मिसेस शब्द कहाँ से आया है और यह किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? या तो तुम इस शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दो या फिर बोलो, मैं डिवोर्स पेपर्स रेडी करवा देती हूँ और हम बिना शादी के जब एक छत के नीचे रहते हैं तब मैं वही बन जाऊंगी जो तुमने कहा। तुम्हारी बात को भी मैं सच साबित करने की हिम्मत रखती हूँ, और अगर यह नहीं चाहते तो अपने शब्दों का चयन ध्यान से करना। रजत गुस्से के मारे अपने दांतों के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। वह कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अनामिका ने जो तर्क दिए थे वह सच थे। वह दांत पीसते हुए गुस्से में कैमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में रजत और अनामिका दोनों ही डाइनिंग टेबल पर आए। सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त अनिरुद्ध, अनामिका, रजत और नीति, बस यही 4 लोग मौजूद थे। इस दौरान नितिति कुछ खास बोल नहीं रही थी और रजत भी कुछ खास का नहीं रहा था। उसका मूड भी अनामिका ने खराब कर दिया था। अनामिका ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। अनामिका का ध्यान भी कुछ खास अपने खाने पर नहीं था और रजत पर तो वो कभी ध्यान देते ही नहीं थी। उन लोगों का खाना खत्म हुआ और अनामिका सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने अपना लैपटॉप लिया और गार्डन एरिया की ओर बाराज गई। अनिरुद्ध और रजत टेरेस पर चले गए और वहां बातें कर रहे थे। इसी दौरान अनिरुद्ध की नजर गार्डन एरिया में मौजूद अनामिका और नीति पर गई। अनिरुद्ध ध्यान से अनामिका के हर एक मूवमेंट और एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। वो भले ही बहुत कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे थे, मगर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। रजत ने उसे ये करते देखा तो थोड़ा चिढ़े हुए कहा, तो आ क्या देख रहा है? काम की बात नहीं कर सकता, और अगर तुझे यहां बेवजह ही वक्त बिताना है तो चले यहां से। पता नहीं अनिरुद्ध के मन में क्या आया, उसने रजत से कहा, यार एक बात कहूं, कुछ डाउट सा है मन में। रजत एक नजारा अनिरुद्ध को देखा मगर उससे कुछ कहा नहीं। रजत का जब कोई जवाब नहीं मिला तो अनिरुद्ध ने अपनी बात को फिर से कहना शुरू किया, यार मुझे डाउट है, कहीं अनामिका लेस्बियन तो नहीं? अनिरुद्ध का कहना भर था। उसे अपने ऊपर एक जलती हुई नजर महसूस हुई। अनिरुद्ध ने अपने बगल में खड़े रजत की तरफ देखा तो वो जलती हुई नजरों से उसे ही देख रहा था, जैसे वो अभी उसे जान से मार देगा। आखिर क्यों आई अनिरुद्ध के मन में ये बात? अनिरुद्ध की यह बात सुन अनिरुद्ध के साथ क्या करेगा रजत? क्या होगा जब अनिरुद्ध के विचार अनामिका के सामने आएंगे? नीति अनामिका को कैसे मनाएगी? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए माई स्पाई वाइफ।